हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जान। एंड बच्चों, द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद द टुडे इज कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंटिंजेंट असेट ऑब्लिक कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये वर्ड थोड़े से नए होंगे आपके लिए, कंटिंजेंट असेट और लाइबिलिटी। एज फार एज चैप्टर इज कंसर्न, एक वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नॉर्मली ये थ्योरी चैप्टर है जिसका वेटेज एग्जाम में 2 to 4 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स या थ्योरी के अंदर से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बट कंसेप्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट है। कंटिंजेंट असेट लाइबिलिटी आपको आइडिया होना चाहिए। पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं वर्ड कंटिंजेंट की, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कंटिंजेंट? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी कंसेप्ट की। और कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। आप लोगों ने बहुत सी बार एक वर्ड सुना हो, कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है अनसर्टेन, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा फ्यूचर कंटिंजेंट है, मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है। तो द वर्ड कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब होता है अनसर्टेनिटी। और लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी मतलब क्या समझते हैं? ऑब्लिगेशन। ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन जो अनसर्टेन है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। आपने काफी बार टर्म सुना होगा करंट लाइबिलिटी, ये तो आपने सुना होगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सुना होगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होती है ऐसी लाइबिलिटी जो बच्चों क्या है, अनसर्टेन है, वो कहलाती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नाउ कंटिंजेंट मतलब मैंने क्या बताया? अनसर्टेन। और लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया ऑब्लिगेशन। कंटिंजेंट मतलब मैंने बताया अनसर्टेन और लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसी जिम्मेदारी जो अनसर्टेन है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब बच्चों, इसकी डेफिनेशन के पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। लाइबिलिटी मतलब तो तुम समझते हो ना, ऑब्लिगेशन। मेरे को किसी क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी है। अब आप एक बात समझना, अगर मैं यूं बोल रहा हूं मेरे को किसी क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी है, मतलब वो मेरा ऑब्लिगेशन है। लेकिन मान लो क्रेडिटर को अमाउंट देना सर्टेन नहीं है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, लेकिन क्रेडिटर के साथ मेरा कोई केस है जो कोर्ट में चल रहा है। क्रेडिटर ने मेरे को गुड सप्लाई किए थे, मेरे को उसको पेमेंट करना है। एक तो बात हुई उसने गुड सप्लाई किया, मेरे को पेमेंट करना है, मैं सेटिस्फाइड हूं, पेमेंट कर दूंगा। एक बात हुई क्रेडिटर ने मेरे को गुड सप्लाई किए, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया। अब वो कोर्ट जब डिसाइड करेगा तभी मेरी लाइबिलिटी होगी, वरना वो लाइबिलिटी नहीं होगी। हमारा जो मैटर है ना वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो बच्चों, दो केस समझो। क्रेडिटर ने मेरे को गुड सप्लाई किए, मैं गुड से सेटिस्फाइड हो गया, मैंने उसका पेमेंट कर दिया, तो वो मेरी श्योर लाइबिलिटी है। वो क्या है बच्चों? दैट इज माय श्योर लाइबिलिटी। तो वो मेरी लाइबिलिटी नॉर्मल वे में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। लेकिन क्रेडिटर ने गुड सप्लाई किए और मैं गुड्स की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, और इसलिए हमारा केस जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। कोर्ट डिसाइड करेगा तो लाइबिलिटी होगी, वरना लाइबिलिटी नहीं होगी। तो दैट इज नोन एज कंटिंजेंसी। ऐसी लाइबिलिटी जो कोर्ट के अंदर चल रही वो कहलाती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मैं एक एग्जांपल से, मैं ना इसके अंदर पहले एक दो एग्जांपल बताऊंगा आपको, कंटिंजेंट लाइबिलिटी और एक और कंसेप्ट प्रोविजन ये बताऊंगा, और फिर हम लोग डेफिनेशन लेंगे। आप सब लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे ख्याल से सब लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। 11th क्लास में सबने पढ़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें आपको पता होगा ड्रॉअर ड्रॉई दो पार्टी होती थी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ड्रॉअर ने एक बिल ड्रॉ किया ड्रॉई के ऊपर जिसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉअर मान लो ए है और ड्रॉई मान लो बी है। ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए के पास बिल है क्योंकि ए ड्रॉअर है। ए को पैसा चाहिए था तो जाता है बैंक के पास और बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा देता है। आइडिया था ना, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ए जाता है बैंक के पास और बैंक से आकर के बिल को डिस्काउंट करवा लेता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका ड्यू डेट को बी पेमेंट नहीं कर पाए बैंक को, अगर ड्यू डेट को बी ने बैंक को पेमेंट नहीं करा, तो बताओ लाइबिलिटी किसकी आएगी पेमेंट करने को? तो ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे ए की लाइबिलिटी आएगी ना। भैया अगर ए ड्रॉअर है बी ड्रॉई है, इसने इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया जिसको ए ने एक्सेप्ट किया और ए ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अगर ड्यू डेट को मान लो ए पेमेंट, अगर बी पेमेंट नहीं कर पाया, तो लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी पेमेंट करने की? ए की। तो जब तक बी इसको पे नहीं करेगा वो लाइबिलिटी हो सकता है ए की हो या नहीं भी हो।
अगर बी पेमेंट करेगा तो इसकी लाइबिलिटी नहीं, और बी में पेमेंट नहीं किया तो इसकी लाइबिलिटी है। तो ये कहलाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। किसके लिए? ए के लिए। अब ये कोई रूटीन लाइबिलिटी नहीं है जिसको ए अपनी बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर बताएगा। दिस इज टाइप ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अगर इसने पेमेंट कर दिया तो ए की लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर पेमेंट नहीं किया तो ए की लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ध्यान रखना कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पे 2 पॉइंट समझना। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी ऑब्लिगेशन, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, जो अराइज होती है पास्ट इवेंट से। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। डेफिनेशन की बात कर दो। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। पिछले कुछ कर्मों से मेरी कोई जिम्मेदारी हो सकता है खड़ी हो जाए, लेकिन वो होगी कब? ऑन द ऑकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। डेफिनेशन क्या बोलती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, लेकिन कंफर्म कब होगी? ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट विच आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। अभी तुमको हो सकता है डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पहले इसकी नोटिंग कराता हूं फिर समझाता हूं। एक बेसिक कंसेप्ट समझ आया, पहले नोटिंग करते हैं फिर आपको समझाता हूं। हेडिंग लगाओ कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी। देखो ध्यान से समझना, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये डेफिनेशन एज पर लॉ है, जो कानून है ना उसने डेफिनेशन दे रखी है। आगे जाके तुम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29, हायर लेवल पे विल स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29, वहां पे कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी डिफाइन है। क्या बोल रहा हूं? इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। पिछले कुछ कर्मों से पॉसिबल मतलब हो सकता है, बेस्ड ऑन एविडेंस, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी, मतलब इसका एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड। कंफर्म कब होगा? ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस, होने पर या नहीं होने पर, ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। मतलब मेरी बात समझना, क्या बता रहा हूं? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो अराइज हो रही है कहां से बच्चों? पास्ट इवेंट से। एग्जिस्टेंस कंफर्म कब होगा? अभी कंफर्म नहीं है। ऑन द अकरेंस, होने पे या नहीं होने पे, कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट जो एंटरप्राइज के भी कंट्रोल में नहीं है। बुक के हिसाब से, कानून के हिसाब से लॉ कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है एक ऐसा पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो अराइज हो रहा है पिछले इवेंट से, जिसका एग्जिस्टेंस, अकरेंस या नॉन अकरेंस डिपेंड करेगा फ्यूचर इवेंट पे, लेकिन वो एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी को एक और एंगल से समझा जाता है। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यहां क्या बोला? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वो भी अराइज हो रही है पिछले इवेंट से, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज, लेकिन रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल, जरूरी नहीं है कि आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन। अभी की ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो बुक्स में रिकॉग्नाइज करते ही नहीं करते। अगर मैं किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना हो तो मैं लायबिलिटी में बताऊंगा ना, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने के बावजूद बुक्स में रिकॉर्ड इसलिए नहीं होती क्योंकि यह नहीं पता है कि आउटफ्लो होगा या नहीं होगा ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, और उस आउटफ्लो का रिलायबल एस्टीमेट ऑफ अमाउंट कैन नॉट बी मेड। मतलब उस आउटफ्लो का मैं रिलायबल एस्टीमेट नहीं लगा पा रहा हूं वो होगा कि नहीं होगा। तो फिर से समझना, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस विच विल बी कंफर्म ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन इसके बावजूद बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, और रिलायबल एस्टीमेट नहीं कर सकते अमाउंट का कि हाँ भाई मेरे को इतना पेमेंट करना ही है। ये बेसिक डेफिनेशन है कंटिंजेंट लायबिलिटी की। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर ये बात है तो क्या अपनी लायबिलिटी तो है नहीं, फिर पढ़ना क्यों? बच्चों इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में शो तो करना पड़ता है। नॉर्मल बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज शोन ऑन फुटनोट
ऑफ द बैलेंस शीट, फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर नोट में बताना पड़ेगा, देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपने किसी क्रेडिटर के ऊपर केस कर रखा है, वो सेटलमेंट बाकी है कोर्ट के अंदर, तो आपको आपकी रूटीन लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं बताना है, बट बैलेंस शीट के फुट नोट में बताना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक तो एग्जाम्पल और प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देख लो। एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज एज डेट। हमारे अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया, अभी तक हमने डेट नहीं एक्नॉलेज किया उसको, ठीक है ना। गारंटी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अब ये वाला पॉइंट भी समझ लेना। ए बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बैंक लोन दिया, बी ने बैंक से लोन लिया। ए और बी बहुत अच्छे दोस्त थे, बी ने बैंक से लोन लिया और ए उसका गारंटर बना हुआ है। ए बी का गारंटर है और बैंक को उसने गारंटी दे दी कि अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। गारंटी होती है ना, बैंक नॉर्मली लोन गारंटी लेता है, तो ए ने गारंटी ले ली, अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये भी हो गया एक तरह से ए की कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो गारंटी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी एंड बिल डिस्काउंटेड एंड येट टू बी पेड, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ये तीन एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर लेते हैं, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट existence which will be confirmed only on occurrence or non-occurrence of certain future event which are not within the control of enterprise. Possible obligation that arises from past event, existence confirm कब होगी, होने या नहीं होने पे, कुछ uncertain future event है जो enterprise के कंट्रोल में नहीं है, या फिर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट होते हुए बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अमाउंट का पेमेंट करना है और अमाउंट का एस्टिमेशन नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लो। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, द एग्जिस्टेंस व्हिच विल कंफर्म ओनली ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट नॉट विद इन कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे? क्यों प्रोबेबल नहीं है कि अमाउंट का पेमेंट होगा और रिलायबल एस्टिमेट कैन नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? तीन एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। अब एक नोटिंग कर लेते हैं, कंटिंजेंट बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे करना है। अब बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी को शो कैसे करना है बुक्स में, तो वो लिख लेना। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया था। हाउएवर दिस लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स अंडर फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट्स बताना है बैलेंस शीट के फुट नोट में, ठीक है ना। इफ कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकम प्रोबेबल, अभी तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बट अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है देन आउटफ्लो विल बी डन। प्रोबेबिलिटी किसकी? कि पेमेंट करना है। देन इंस्टेड ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इट विल बी देन शोन एज प्रोविजन। तो क्या बन जाए? कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या बन जाएगी? प्रोविजन। मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी अपने को प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसको बनाओ प्रोविजन, और प्रोबेबिलिटी पूरी हो गई तो फाइनल बन जाएगी वो लायबिलिटी, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल अभी मैं आपको प्रोविजन वापस समझाता हूं डिटेल में तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोविजन, ठीक है ना। ये नोटिंग कर लिया सब लोगों ने? फटाफट नोटिंग कर लो इसका। अब अभी आगे हम लोग एक तो वर्ड पढ़ेंगे प्रोविजन और एक पढ़ेंगे कंटिंजेंट असेट। एक तो वर्ड पढ़ेंगे प्रोविजन और एक पढ़ेंगे कंटिंजेंट असेट, ठीक है ना। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज प्रोविजन। अब देखो बच्चों, आफ्टर डिस्कशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, अब अगर हम लोग बात करते हैं अगला कंसेप्ट की, प्रोविजन की। मैं वापस इसके डेफिनेशन पार्ट पे बाद में जाऊंगा, एक नॉर्मल एग्जांपल समझाऊंगा, फिर हम लोग डेफिनेशन पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है ना। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स समझते हो ना, जहां पे टैक्स भरना है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डिमांड निकाली इस कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपीस की। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डिमांड निकाली 5 लाख रुपए की, ठीक है। डिमांड मतलब कि ए लिमिटेड के ऊपर एक लायबिलिटी लगा दी 5 लाख रुपए की, और ए लिमिटेड को बोला आप इसको पैसा जमा कराओ। अब ए लिमिटेड क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट मान लो एक अपील फाइल करता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ए लिमिटेड क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक अपील फाइल करता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में ये बोलता है कि ये जो अपील है ये वैलिड नहीं है,
अब कोर्ट का डिसीजन तो बाद में आएगा। अब ए लिमिटेड को अगर मान लो ऐसा लगता है कि डिसीजन उसके फेवर में आ सकता है, ए लिमिटेड को अगर ऐसा लगता है कि डिसीजन उसके फेवर में आ सकता है और इस अमाउंट को पे करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर ए लिमिटेड को ऐसा लगता है कि डिसीजन उसके फेवर में आ सकता है और अमाउंट को पे करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और ए लिमिटेड को ऐसा लगता है कि अमाउंट उसके, ये जो डिसीजन उसके फेवर में नहीं आएगा, ए लिमिटेड को ऐसा लगता है डिसीजन उसके फेवर में नहीं आएगा और लगभग तय है कि अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, तो उस केस में ध्यान रखना इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन और फिर इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। फाइनल लायबिलिटी तब बनेगी जब कोर्ट डिसाइड करेगा। बट मान लो ए लिमिटेड को ऐसा लगता है कि हाँ ये डिसीजन मेरे फेवर में नहीं आएगा और अगेंस्ट में जाएगा और मेरे को आगे पीछे लायबिलिटी पे करनी है, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोविजन। बच्चों यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जो कंसेप्ट अप्लाई होता है ना वो अकाउंट्स में अप्लाई होता है प्रूडेंस का प्रिंसिपल। ये सब प्रूडेंस प्रिंसिपल के तहत होता है। प्रूडेंस मतलब अब लॉसेस दिख रहे हैं तो बुक करो। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का भी मतलब ध्यान रखना एक पॉसिबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी में होता था ना कि हमको पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी अगर अमाउंट पे करने की ज्यादा है तो वो प्रोविजन है, प्रोबेबिलिटी कम है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। प्रोविजन हमेशा ध्यान रखना बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रोविजन विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले प्रोविजन की नोटिंग कर लेते हैं एक बार, आ जाओ फटाफट। प्रोविजन, नाउ प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, it is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using substantial degree of estimation। क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी, पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट लायबिलिटी आगे अमाउंट के, लेकिन विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करना है? रिकॉग्नाइज when an enterprise has present obligation arising from past event involving high probability of outflow of resources। प्रोविजन क्या है? एक एंटरप्राइज का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट से, इन्वॉल्विंग हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट कैन बी मेड, और आप अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, पैसा देना है। प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट ओनली इफ हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू बी पेड, ठीक है ना। तो प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के पेमेंट होगा बट फाइनल नहीं हुआ, बट एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल प्रोविजन को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। आई बात समझ में? तो डिफरेंस कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन का बिल्कुल क्लियर है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, बट प्रोविजन थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी है अमाउंट पे होगा, ठीक है ना। तो प्रोविजन को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। बोलो आई बात समझ में? तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन, इसको नोटिंग कर लो। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टर्म कंटिंजेंट असेट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म दैट इज कंटिंजेंट असेट। तो अब बच्चों देखो अगले कंसेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है कंटिंजेंट असेट। अब है ना, कंटिंजेंट असेट को समझाने के लिए वापस बात वही है अनसर्टेन असेट। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जब ये वीडियो स्टार्ट किया था कंटिंजेंट लायबिलिटी का, आपको ध्यान होगा मैंने आपको एग्जांपल बताया था। हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिटर से और क्रेडिटर ने मान लो गुड्स खराब क्वालिटी के भेजे, वो जो गुड्स है उसका केस मान लो कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब हमारे एंगल से देखा जाए तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और जिसने सामान बेचा अगर उसके एंगल से देखा जाए तो वो कंटिंजेंट असेट है। क्योंकि वो क्या सोच रहा होगा, हम तो ये सोच रहे हैं कि लायबिलिटी मैच्योर होगी नहीं होगी नहीं पता, और वो ये सोचेगा मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। अगर हमने सामान परचेज किया, हमको पेमेंट करना था, तो वो बोलेगा मैंने सामान सेल किया, सामने वाली पार्टी में डिस्प्यूट कर दिया, मैटर कोर्ट में चल रहा है। अगर मेरे फेवर में आएगा तो वो मेरे को पैसा मिलेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा तो मेरे फेवर में आएगा, तो उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसके लिए कंटिंजेंट असेट है। मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है मेरे को लेना बाकी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, वो कंटिंजेंट असेट है। अब ये ध्यान रखना कंटिंजेंट लायबिलिटी तो फिर भी हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट के फुट नोट में, बट कंटिंजेंट असेट को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये एक इनकम है, और इनकम जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है अकाउंट्स का,
प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है इनकम को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते अनलेस एंटिल उसका आना सर्टेन हो। तो कंटिंजेंट असेट कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सिर्फ। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कंटिंजेंट असेट को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के लिए ये आपकी इनकम है, जो हो नहीं हो वो पता नहीं है। तो कंटिंजेंट असेट आर नेवर रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, और इसमें मेन वर्क करता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, जहां आपको पता है कि अगर इनकम मेरे को फ्यूचर में दिख रही है और अभी तक आई नहीं तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली इट इज शोन इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, जो नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है इन केस ऑफ कंपनी। तो कंटिंजेंट असेट बिल्कुल कंटिंजेंट लायबिलिटी का अपोजिट है, एक बार इसकी नोटिंग कर लो फटाफट, ठीक है ना। तो इट इज अ पॉसिबल असेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, पॉसिबल असेट जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट से, एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। तो इट इज अ पॉसिबल असेट जो अराइज हो रहा है पिछले इवेंट से, एग्जिस्टेंस विच विल बी कंफर्म only on the occurrence or non-occurrence of uncertain future event not within the control of enterprise. Contingent asset is not recognized in books following prudence principle. Prudence principle follow करते हुए books में recognize नहीं होगा. It is not disclosed in financial statement but is recognized in report of approving authority, board of director in case of company and corresponding authority in other enterprise. मतलब कोई उसी लेवल की अथॉरिटी हो जो कंपनी नहीं हो, तो ठीक है ना, where inflow of economic benefit is probable, ठीक है ना। तो कंटिंजेंट एसेट वापस वही है, बस वहां पे पॉसिबल लायबिलिटी थे, यहाँ पॉसिबल एसेट है, अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, एग्जिस्टेंस कंफर्म कब होगी, अकरेंस या नॉन अकरेंस जो एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है। शो क्या करते हैं, नॉर्मली इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बीओडीए इन केस ऑफ कंपनी, और कोई और अथॉरिटी उसी लेवल की इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज, ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कंटिंजेंट एसेट का, ठीक है। तो फटाफट नोटिंग कर लो कंटिंजेंट एसेट की। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी के, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूं बस वो अच्छे से समझ लो, वो एक बार ध्यान से समझ लो सारे क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 ही क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, वो अच्छे से समझ लेना। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज टर्म एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है, प्रेजेंट लायबिलिटी होनी चाहिए, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मैंने आपको बताया था कंटिंजेंट लायबिलिटी अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो बच्चों ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं, ये प्रोविजन होगा, ठीक है ना, दिस वुड बी प्रोविजन। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज टर्म्ड एज प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, ठीक है ना, प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉल्स, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, अगर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का चांस है, देन कंटिंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज, नहीं, कंटिंजेंट एसेट को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, वो हमेशा कहां पे आता है, इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। So if inflow of economic benefit is probable, then contingent is disclosed in report of approving authority, BOD in case of company and corresponding authority in case of other enterprise. Contingent asset usually arises from unplanned or unexpected event that give possibility of an outflow of economic benefit to the business entity. अब contingent asset से outflow होगा क्या? Contingent asset उससे inflow होगा ना कि outflow, क्योंकि मेरे लिए asset है तो पैसा आएगा ना। तो कंटिंजेंट असेट अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये तो सही है, दैट गिव राइज टू इनफ्लो होता है तो ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, तो फॉल्स। कंटिंजेंट असेट अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड दैट गिव पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ बेनिफिट टू द एंटिटी, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन किया हमने ट्रू और फॉल्स के, मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर होगा। ये मैं इसको पॉज कर रहा हूं, फटाफट जिसको कॉपी करना है वो कॉपी कर लेना, होल्ड कर रखा है वीडियो को, और इधर आप पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। तो बच्चों ये पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट बता दिया कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी और प्रोविजन का इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ भी करने की नीड नहीं है। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलेंगे वापस नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।